हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपक निषाद। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे सीटेट का पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो ये है 16 दिसंबर 2021 का 2021 का जो अभी लास्ट सीटेट पेपर हुआ था। इसमें हम लोग मैथमेटिक्स का पेपर सेक्शन का एनालिसिस करेंगे। इससे हमें आने वाली एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्प मिल जाएगी, आइडिया मिल जाएगा। तो चलिए, विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिराज अरेंज एप्पल इन हिज किचन इन सच अ वे दैट ही हैज़ पुट 11 पेयर्स ऑफ एप्पल इन द फर्स्ट रो, 22 पेयर ऑफ apple in the second row and 33 pair of apple in a third row. So how many apple does Siraj have in his kitchen? हिंदी में भी देख लेते हैं। सिराज अपनी रसोई में सेबों को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि उसने पहली पंक्ति में 11 जोड़े सेब, दूसरी पंक्ति में 22 जोड़े सेब और तीसरी पंक्ति में 33 जोड़े सेब रखे। तो सिराज के पास रसोई में कुल कितने सेब है? तो ये बहुत ही सिंपल है। पहली पंक्ति में 11 जोड़े, तो 11 जोड़े तो 22 सेब। दूसरी पंक्ति में 22 जोड़े तो 44। और तीसरी पंक्ति में 33 जोड़े तो 66 सेब। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? 132। तो किचन में उसके पास कितने सेब हैं? 132 सेब हैं। तो 31st क्वेश्चन ये था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। 32 क्वेश्चन क्या बोलता है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑल प्राइम नंबर आर ऑड नंबर। क्या सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं? दे आर ओनली 5 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर। सिर्फ 5 जो है सिंगल डिजिट प्राइम नंबर है। देयर आर इनफाइनाइट मैनी प्राइम नंबर। हमारे पास बहुत सारे प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। अ प्राइम नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर। हिंदी में देख लेते हैं। सभी अभाज्य संख्या विषम संख्याएं होती है। तो पहली कंडीशन तो गलत है, क्योंकि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं नहीं होती है। 2 जो है इवन प्राइम नंबर है, सम संख्या है। एक अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्या है। तो एक अंक वाली कितने? 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है और 7 होता है। तो सिर्फ 4 होती हैं। तो दूसरी कंडीशन भी क्या है? गलत है। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक होती हैं, ये बात तो सही है। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ये बात भी सही है। तो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट को जो करे तो हमारा आंसर जो हो जाएगा, हमारा आंसर थर्ड हो जाएगा, क्योंकि थर्ड फोर्थ ऑप्शन को शो कर रहा है। यहाँ पे भी हम अपने थर्ड फोर्थ आंसर लगा देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 33 नंबर क्वेश्चन। स्कूल एनएसएस हैज़ decided to distribute 3/4 kg of sugar to every needy student. They got 20 whole 1/2 kg sugar from a sponsor for this purpose. To how many students this sugar can be distributed? स्कूल की एनएसएस इकाई ने प्रत्येक ज़रूरतमंद बच्चों को 3/4 किलोग्राम चीनी देने का फैसला किया। तो एक प्रायोजक ने उन्हें इस काम के लिए 28 किलो 1/2 किलोग्राम चीनी मिली। कितने बच्चों को यह चीनी बांटी जा सकती है? तो ये डिवाइड सिंपल है। चीनी हमें कितनी मिली? 20 होल 1/2 kg। इसको सिंपल करेंगे तो 56 और 57/2 kg चीनी हो जाएगी। और हर बच्चे को बांटना कितना है? 3/4 kg। तो हम इससे डिवाइड कर देंगे, 3/4 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो 57/2। डिवाइड का फ्रैक्शन में क्या होता है? डिवाइड का साइन हट के मल्टीप्लिकेशन का साइन लग जाएगा और ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो
2 2 जा 4 और ये 3 19 जा 57, 19 2 जा 38। तो हमारा आंसर हो जाएगा 38। कितने बच्चों को चीनी मिल जाएगी? 38 बच्चों को चीनी मिल जाएगी। कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू इंटीजर्स? इंटीजर्स के साथ कौन से स्टेटमेंट सही है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। सम ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू बोथ द नंबर्स। हिंदी में देखते हैं क्या कहता है। पूर्णांकों के संबंध में इनमें कौन सा अथवा कौन सा कथन सत्य है या है? दो संख्याओं का गुणनफल सदैव संख्या के बराबर या उससे अधिक होता है। दो संख्याओं का जोड़ सदैव संख्या के बराबर या उससे अधिक होता है। तो कैसे करेंगे? देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मान लीजिए इंटीजर तो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए हमने 5 ले लिया और दूसरा इंटीजर ले लिया -3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? -15। तो -15 तो -3 से भी छोटा है और 5 से तो छोटा है ही, तो पहली कंडीशन तो रॉन्ग हो जा रही है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ऑलवेज, हमेशा नहीं हो सकता। फिर दूसरी कंडीशन है सम ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू बोथ द नंबर। इसका हम सम ले लेते हैं, 5 + -3, हमें क्या मिल जाएगा? -2। तो ये 5 से छोटा है लेकिन -3 से बड़ा है। तो ये हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन, हमेशा नहीं हो सकता कि हमेशा ही जो है बड़ा हो, छोटा भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए -3 + -2 ले लें तो -5 आ जाएगा। तो दो इंटीजर्स का सम जो है, देखिए इन दोनों नंबरों से ये छोटा है, -3 से भी छोटा है और -2 से भी छोटा है। तो ये बात जो है हमारे लिए, हमारे स्टेटमेंट को सही नहीं है। तो बोथ A एंड B आर नॉट ट्रू, ये वाला आंसर हो जाएगा। दोनों और वह असत्य हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 35 क्वेश्चन। रिंकी हैज 3 plates of jalebis, plate A, plate B and plate C. Plate A has only 1 jalebi, plate B has 5 jalebis and plate C has 3 jalebi. She want to put equal number of jalebi in all the plate. Which of the following statement is true? देखिए, लास्ट जो दिसंबर वाला ऑनलाइन पेपर हुआ था उसमें जो क्वेश्चन थे वो बहुत ही लॉन्ग थे और आंसर भी लॉन्ग थे। तो क्वेश्चन पढ़ना पहले सीखिए, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए कि वो कह क्या रहा है। रिंकी के पास जलेबी की 3 थालियां हैं, A, B और C। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं A, B और C। A में केवल 1 जलेबी है, थाली B में 5 जलेबी है और थाली 100 में 3 जलेबी है। वह 3 थालियों में बराबर जलेबी रखना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो हमारे पास टोटल जलेबी 1 + 5 6 और 3 9 जलेबी है, तो सब में 3 3 आनी चाहिए। तो इसमें तो पहले से 3 है और यहाँ पे 3 करनी है, तो इधर से उठा के 2 जलेबी इसमें ऐड कर देंगे, इधर माइनस कर देंगे। तो पहला उत्तर क्या है? थाली ब में से 2 जलेबी उठाकर थाली अ में रख देगी। तो हमारा आंसर यही है, हमारा जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आप लोग को पसंद आएगा सेशन, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ़ द एलसीएम ऑफ 6 and 7 इज हाफ ऑफ द एलसीएम ऑफ x and y, x is 12, what will be the value of y? एलसीएम निकालना है 6 और 7 का, जो हाफ है x और y के एलसीएम का। उसमें से अगर x 12 है तो y क्या होगा? तो देखिए, एलसीएम
ऑफ 6 एंड 7 जो है हाफ, तो 6 और 7 का एलसीएम तो पहले क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, जो कि हाफ है एलसीएम एक्स वाई के। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम एक्स और वाई का हो जाएगा 42 इंटू 2 84। एक्स और वाई का एलसीएम कितना हो जाएगा 84, उसमें से एक्स कितना है 12 है, तो 12 और वाई इंटू 84, तो वाई की वैल्यू निकल जाएगी 84 अपॉन 12 7। तो हमारा जो y की वैल्यू जो हो जाएगी, y का जो मान हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। हिंदी में भी बहुत कुछ खास नहीं था, लौसा और लघुत्तम समापवर्ती ही इसको हिंदी में लिखा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ 2.9 इंटू 7.49 11.59। निम्नलिखित में से 2.9 इंटू 7.49 अपॉन 11.51 का सबसे अच्छा सन्निकटन कौन सा है। ये वो मतलब जो राउंड ऑफ होता है ना, लगभग ले जाना, नियरेस्ट 10 नियरेस्ट 1000 के, तो 2.9 जैसे 2 रुपये 90 पैसे हुए, तो हम 2 रुपये 90 पैसे तो नहीं देंगे, उसको पूरा 3 रुपये हमें करना पड़ेगा, तो वही इसे ही हम सन्निकट मान कहते हैं या राउंड ऑफ करते हैं। 11.51, तो 2.91 का 3 हो जाएगा। 7.49 7.5 भी हुआ तो हम इसे पूरा 8 कर लेंगे, और 11.51 लगभग ये 11.5 के बराबर है, तो इसको हम 12 के लगभग करेंगे। तो कोई ऑप्शन मिल रहा है, हाँ 4 वाला ऑप्शन सूट कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत लॉन्ग है। जया इज स्टडिंग इन क्लास 1, टीचर गेव हर सम पिक्चर कार्ड्स, बैटरी ऑफ ए क्लॉक, ऑरेंज, आइसक्रीम कोन, कैंडल, बुक एंड अ स्टील ग्लास। टीचर आस्क्ड Jaya to pick objects that are similar shape. She picked the following: battery of a clock, candle, steel glass. She has categorized them together as they have a common attribute of. हिंदी में देख लेते हैं क्या कह रहा है। जया पहली कक्षा में पढ़ रही है, शिक्षिका ने उसे कुछ चित्र काट दिए, घड़ी की एक बैटरी, संतरा, आइसक्रीम कोन, मोमबत्ती, किताब और एक स्टील का ग्लास। शिक्षिका ने जया को जैसी आकृति वाली वस्तु उठाने का कहा, उसने उठाया घड़ी, बैटरी, मोमबत्ती और स्टील का गिलास। उसने सभी वस्तु को समान विशेषता के आधार पर अलग कर दिया। जो तो उसने चुना क्या है, देखिए उसने क्लॉक, बैटरी, कैंडल और स्टील ग्लास चुना। तो किस आधार पे चुना होगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो कोई हाथ में तराजू तो ली नहीं है, पहली कक्षा की नाप के तौलेगी। हाँ सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट कर सकती है, क्योंकि बैटरी जो है वो सिलेंडर, ऐसे सिलेंडर जैसी होती है। क्लॉक, कैंडल, कैंडल भी जो है मोमबत्ती वो सिलेंड्रिकल शेप की होती है, और स्टील ग्लास वो भी लगभग सिलेंडर जैसा, हमें कुछ एक जैसा है। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं, सॉरी ये हाइट था, ऊंचाई के आधार पे, ऊंचाई के आधार पे उसने नहीं किया। और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ये भी नहीं है, उसने किस आधार पे चुना, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के आधार पे चुना, बेलन आकार की वस्तुओं के आधार पे उसने वस्तुओं को चुना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 39, फाइंड द एंगल ट्रेस्ड बाय आर एंड ऑफ ए करेक्ट क्लॉक बिटवीन 6 AM एंड 3 PM। सुबह के 6 बजे से दोपहर के 3 बजे के बीच में एक सही घड़ी की घंटे की सुई कितने अंश का कोण घुमा लेगी। तो कितने घंटे का, 6 बज रहे हैं तो मिनट की सुई
12 पे रहेगी और घंटे की सुई भी 6 पे रहेगी। और जब 3 बज रहे होंगे तो ये 12 पे रहेगी और ये 3 पे रहेगी घंटे की सुई। तो ये मिनट वाली जो सुई है वो तो 12 पे ही है, लेकिन जो 6 से 3 बज है तो लगभग यहाँ से यहाँ जाएगी, ऐसे यहाँ से यहाँ गई, तो ये लगभग कितना कवर कर लेगी, 270 डिग्री। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 270 डिग्री। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 40 क्वेश्चन। अ रेक्टेंगल विथ अ साइड ओनली इन नेचुरल नंबर हैविंग एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर कैन नॉट हैव अ पेरीमीटर। एक आयत जिसकी भुजाएं केवल प्राकृत संख्याओं में हैं का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका परिमाप नहीं हो सकता है। देखिए, इस आजकल इस तरह के क्वेश्चन बहुत बढ़ गए हैं जिनमें पूछता है नहीं हो, क्या चीज़ नहीं है। तो देखिए, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होता है जो कि 24 है, तो उसका पेरीमीटर क्या नहीं हो सकता। पेरीमीटर कितना होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना। तो हमें यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, 24 के फैक्टर निकालने पड़ेंगे कि परिमाप में कौन सा नहीं हो सकता है ना। तो 24 एरिया वाले कौन कौन से वो हो सकते हैं, 1 इंटू 24, अगर 24 लंबाई हो जाए और 1 चौड़ाई हो जाए तो उसका एरिया भी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। लेकिन इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 24 प्लस 1 25 और 50, परिमाप कितना हो जाएगा, 50। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, 2 इंटू 12, लंबाई 12 हो जाए और चौड़ाई 2 हो जाए तो भी एरिया 24 रहेगा, लेकिन परिमाप कितना हो जाएगा, 12 प्लस 2 14, 14 इंटू 28, परिमाप 28 हो सकता है। तीसरा ऑप्शन क्या है, 3 इंटू 8, अगर लंबाई 8 हो और चौड़ाई 3 हो तो भी हमारा क्षेत्रफल 24 रहेगा, लेकिन तब परिमाप कितना हो जाएगा, 8 9 10 11 गुणे 2 22 सेंटीमीटर। और उसका और क्या ऑप्शन है, 4 इंटू 6, लंबाई 6 हो चौड़ाई 4 हो तो भी हमारा एरिया कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, लेकिन परिमाप कितना हो जाएगा, 6 प्लस 4 10 गुणे 2 20 सेंटीमीटर परिमाप हो जाएगा। ये सब सेंटीमीटर में रहेगा। तो देखिए, 50 हो सकता है, ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। 28 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। इसके बाद फिर से ये रिपीट होने लगेंगे, 8 इंटू 3 12 इंटू 2, तो इनमें से ऑप्शन नहीं है। तो किसी भी कंडीशन में 25 जो है हमारा परिमाप नहीं हो सकता है। 24 का कोई ऐसा फैक्टर नहीं बन रहे जिसका हम परिमाप निकालें तो 25 आए, तो इसका आंसर 25 सेंटीमीटर होगा। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप रिप्रेजेंट 100 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड इफ टू सिटीज आर 3400 किलोमीटर अपार्ट ऑन द ग्राउंड देन देयर डिस्टेंस ऑन द मैप विल बी। देखिए, 1 सेंटीमीटर की दूरी 400 किलोमीटर की दूरी के निरूपित करती है। तो यदि भूमि पर दो नगर 34 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तो मानचित्र क्या होगा। देखिए, ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे जो है 100 किलोमीटर दिया है और हिंदी वाले में 400 किलोमीटर दिया है। तो इसका आंसर
इसका कोई आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन का मार्क्स सब कैंडिडेट्स को मिला था। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 42. In an 800 meter race, Anup took 14 seconds to complete the first 100 meter, 2 seconds more for next 100 meter, and 2 seconds more than 2 previous time for next 100 meter. So on. How much time Anup has taken to finish the race? समझ लेते हैं हिंदी में। 800 मीटर की एक दौड़ है। अनूप ने पहले 100 मीटर में पूरे करने में 14 सेकंड लगते हैं और अगले 100 मीटर करने में पिछले से 2 सेकंड ज़्यादा लगते हैं। उसके आगे के 100 मीटर पूरा करने में पिछले वाले से फिर 2 मिनट सेकंड ज़्यादा लगते हैं। यह प्रक्रिया समाप्त होने तक चलती है। अनूप को दौड़ पूरा करने में कितना समय लगता है? तो कितना समय लगेगा? 800 मीटर की रेस है, ठीक है। पहले में उसको 14 सेकंड लगते हैं, फिर उसको 2 सेकंड और ज़्यादा लगते हैं, तो नेक्स्ट 100 मीटर के लिए कितना लगेगा? 16 सेकंड। तीसरे 100 मीटर के लिए 18 सेकंड। चौथे 100 मीटर के लिए 20 सेकंड। पाँचवें 100 मीटर के लिए 22 सेकंड। छठे 100 मीटर के लिए 24 सेकंड। सातवें 100 मीटर के लिए 26 सेकंड और 8वें 100 मीटर के लिए 28 सेकंड। तब ऐसे करके जो है पूरा हमारा ये पूरा 800 मीटर हो जाएगा। टोटल टाइम कितना लगा? 6 4 10, 6 + 4 14, 14 + 8 22, 22 + 2 4, 24, 24 + 4 28, 28 + 6 34, 34 + 8 42। सॉरी, कहीं हम लोग गलत तो नहीं जोड़ रहे हैं? छः 4 10 + 18 19 20 24 24 और 6 30 30 और ये 38 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। नहीं, सॉरी, एक गलती हो रही है यहाँ पे। 16 आ जाएगा। 168 सेकेंड। 168 को 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? पूरा 2 मिनट आ जाएगा और 48 सेकेंड हो जाएगा। ओके, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 मिनट 48 सेकेंड। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द नेक्स्ट नंबर बाय ऑब्जर्विंग द डिजिट इन द ईच नंबर। ये जैसे लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं ना, वैसे प्रत्येक संख्या के अंकों को पहचान कर अगली संख्या बताएं। तो कैसे करेंगे इसमें? देखिए, 0 से 1 हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है, तो यहाँ पे 4 होना चाहिए। फिर क्या है? 1 से 2 हो रहा है, 2 से 3, 3 से 4, तो यहाँ पे 5 होना चाहिए। फिर क्या है? 6, ये 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, तो यहाँ पे 5 होना चाहिए। तो हमारा नंबर होना चाहिए 554, जो कि हमारा पहला ऑप्शन है। गॉट इट? यहाँ पे होना चाहिए 554। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 44th क्वेश्चन। द मीन्स ऑफ द मार्क ऑब्टेन्ड बाई अ चाइल्ड इन अ 5 सब्जेक्ट इज 74. ही स्कोर्ड 70, 75 and 80 marks in 3 of the subject. What is the mean of the mark obtained by a child in the remaining 2 subject?
एक बच्चे द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्यम 74 है। उसने 3 विषयों में 70, 75 और 80 अंक प्राप्त किए। उस बच्चे द्वारा बाकी 2 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य क्या होगा? देखिए 5 सब्जेक्ट का क्या है, 74 मार्क्स माध्य है, तो इसको टोटल मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बाकी सब्जेक्ट में उसने कितने लाए, 70, 75 और 80 3 सब्जेक्ट में। ठीक है, 5 7 7 7 + 7 14, 14 + 8 22। तो हम इसको 2 माइनस कर देंगे। 10 में से 5 गया 5, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 145। अब बाकी दो बचे हुए सब्जेक्ट का माध्य पूछा है, तो 145 को 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 72.5 डिग्री, सॉरी 72.5। तो बाकी 2 विषयों का माध्य कितना आ जाएगा 72.5। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉलोइंग आर द डिटेल ऑफ द मॉर्निंग वॉक इन ऑफ हर्षिता, अमीना, जोसेफ ऑन अ पार्टिकुलर डे, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये किस मॉर्निंग वॉक का टाइम दिया है, हर्षिता, अमीना और जोसेफ का। 5:32 AM पे स्टार्ट होता है, 6:49 पे ख़त्म होता है। फिर ये अमीना 5:27 पे स्टार्ट करती है और 6:37 पे एंड, 6:06 AM पे स्टार्ट और 7:31 पे एंड। तो कौन, कुछ ऑप्शन दिए, हर्षिता एंड अमीना वॉक फॉर सेम ड्यूरेशन। अच्छा, तो पहले हम इसका तीनों का ड्यूरेशन निकाल लेते हैं। देखिए हर्षिता 6:49 ऑफ 5:32, तो हम इसको माइनस कर देते हैं, टाइम पता है, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 3 गया 1, तो ये 1 घंटे 17 मिनट के लिए चली है। नेक्स्ट है अमीना 6:37 और 5:27, 7:03 में से 2 गया 1, 6 में से 5 गया 1, तो ये 1 घंटा 10 मिनट। और जोसेफ है 7:31 और स्टार्ट किया था 6:06 पे, इसको माइनस कर देते हैं। तो इसको कैसे माइनस करेंगे, सिक्स बज के 6, देखिए 6:06 से 7:06 तक चलेगी, तो 1 घंटा और 25 मिनट ये चलेगी। तो सबसे कम जो है, अब देखते हैं कौन कौन से कंडीशन। हर्षिता एंड अमीना वॉक फॉर सेम ड्यूरेशन, सेम ड्यूरेशन के लिए तो कोई नहीं चला है। जोसेफ वॉक 8 मिनट मोर देन अमीना, जोसेफ का तो 1 घंटा 25 मिनट ज़्यादा आ रहा है, हाँ सही है। एंड जोसेफ वॉक 15 मिनट मोर देन हर्षित, नहीं ये सही नहीं है। जोसेफ वॉक 8 मिनट मोर देन अमीना कितना चली थी 10 मिनट, नहीं यहाँ तो 15 मिनट का फ़र्क आ रहा है। और थर्ड भी जोसेफ वॉक 15 मिनट मोर देन हर्षित का 1 घंटा 17 मिनट है, तो ये तो 8 उल्टा दिया है। अमीना वॉकड फॉर द लीस्ट ड्यूरेशन, सबसे कम कौन चला है, ये थर्ड, सेकंड कंडीशन, सेकंड में कौन है, अमीना है। तो जो आंसर हो जाएगा अमीना वॉक फॉर द लीस्ट ड्यूरेशन।
अमीना जो है सबसे कम चली है। देखिए जो इसका टाइम था ना, यहाँ करके बता देते हैं, जोसेफ का 7:31 और 6:06। इसको माइनस कैसे करते हैं, ये यहाँ ये मिनट में है और यहाँ ये भी मिनट में है, तो ये 1 में से तो 6 जाएगा नहीं, ये जो है इधर से एक आर कैरी दे देगा इधर, तो एक आर इधर जाके मिनट में हो जाएगा। तो ये 0 प्लस ये 60 प्लस 31, ये 691 मिनट हो जाएगा और 6:06। तो ये 91 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 85 मिनट। और 85 मिनट का क्या होता है, 1:25 मिनट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए 46, यहाँ से 15 क्वेश्चन हमारे नंबर वाले अरिथमेटिक के थे। अब यहाँ से पेडागॉजी शुरू हो जाएगी और पेडागॉजी में वही आंसर सबसे सुटेबल होता है जो बच्चे के लिए फेवर में जा रहा हो। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ चाइल्ड इज नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट स्क्वायर फ्रॉम रेक्टेंगल एंड असाइन बोथ और to the same category. According to Van Hille theory of geometric region, the student is at which level? 46 है, हिंदी में पढ़ लेते हैं कि एक बच्चा वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पा रहा है, वह दोनों में को ही एक श्रेणी में निर्धारित करता है। वैन हीले की ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत के अनुसार छात्र किस चरण पर है? तो एक्सियोमेटिक लेवल, एनालिसिस लेवल, डिडक्शन लेवल, विजुअलाइजेशन लेवल, अभिग्रहतीय स्तर, विश्लेषण स्तर, निगमन स्तर, दृश्यीकरण स्तर। तो देखिए सीटेट ने इसका आंसर जो है दृश्यीकरण स्तर माना है। अभी वो सिर्फ विजुअली, अभी वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है, वो खाली अभी देख के विजुअली समझ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच अमंग द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट सीक्वेंस फॉर इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर, प्रोवाइडिंग एन एक्सपीरियंस विथ अ कॉन्टेक्चुअल सिचुएशन, रिप्रेजेंट द सिचुएशन यूजिंग सिंबल्स, वर्बलाइजिंग द सिचुएशन, रिप्रेजेंटिंग द सिचुएशन थ्रू पिक्चर्स। हिंदी में पढ़ लेते हैं। निम्न में से कौन सा क्रम प्राकृत संख्याओं का योग सिखाने की शुरुआत के लिए उपयुक्त होगा? प्रासंगिक स्थिति के द्वारा एक अनुभव प्रदान करना, स्थितियों को चिन्हों से प्रदर्शित करना, स्थिति को मौखिक रूप से समझना, चित्रों के माध्यम से स्थिति को निरूपित करना। तो देखिए इसका आंसर जो है सीटेट ने सेकंड वाला माना है, ACDB। पहले आप प्रोवाइडिंग एन एक्सपीरियंस विथ अ कॉन्टेक्चुअल सिचुएशन, उसको आप पहले एक्सपीरियंस कराएंगे, मतलब नए नए प्रासंगिक स्थिति के द्वारा, जैसे कोई कहानी बना के कुछ एक सिचुएशन क्रिएट करेंगे। फिर है स्थिति को मौखिक रूप से समझना, उस स्थिति को मौखिक रूप से समझेंगे या समझाएंगे। फिर चित्रों के माध्यम से स्थिति को निरूपित करेंगे, चित्रों के माध्यम से स्थिति, मतलब जैसे छोटे बच्चों की बुकों में होते हैं ना बहुत सारे पिक्चर्स रहते हैं, कहानी
को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे पिक्चर्स इसीलिए दिए रहते हैं ताकि वो कंडीशन को समझ सकें। फिर लास्ट में स्थितियों को चिन्हों से प्रदर्शित करना। जैसे वो एक पिक्चर दी होती है, फिर उसमें पूछा रहता है कितने बैलून्स है, कितने बॉयज़ हैं, कितने गर्ल्स हैं, तो इस तरीके से वो एक्सरसाइज दी रहती है। तो इस तरह से इस सीक्वेंस में सिखाएंगे। ACDP जो है सीटेट ने इसका आंसर माना है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, विच ऑफ द फॉलोइंग premises reflect the vision of excellent mathematics education? A high quality mathematics education is the one in which no student fail. Mathematics education should provide varied career option to the student. All students can learn mathematics, that all students need to learn mathematics. And fourth option is success in Olympiad and competitive exams in indicative of excellent mathematics education. जिनको नहीं हिंदी में पढ़ के समझ लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा आधार उत्कृष्ट गणितीय शिक्षा के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है? उच्च गुणवत्तापूर्ण गणितीय शिक्षा वह है जिसमें कोई विद्यार्थी अनुत्तीर्ण ना हो। ऐसा तो नहीं तय। गणित की शिक्षा विद्यार्थियों को विभिन्न कैरियर का विकल्प मुहैया कराए। आप बचपन से ही थोड़ी ना वो कर देंगे। सभी विद्यार्थी गणित सीख सकें और सभी विद्यार्थियों को गणित सीखने की ज़रूरत है। हाँ, ये उसका जो है नेशनल राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, सभी विद्यार्थी जो है गणित सीख सकते हैं और सीखें और सीखने की ज़रूरत है। ये ऑप्शन जो है सीटेट ने इसको माना है। थर्ड ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। आप लोग ऐसा सेशन और चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं सारे जो है सीटेट के क्वेश्चन पेपर 100 का एनालिसिस कर सकें हम लोग, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। क्योंकि क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं सीटेट में या यूपी टेट में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर टोल्ड हर स्टूडेंट टू मेंटेन अ डेली मैथमेटिक्स जर्नल टू नोट डाउन द सिचुएशन वेयर इन दे यूज मैथमेटिक्स इन देयर डेली लाइफ। द ऑब्जेक्टिव इज टू। हिंदी में क्या कह रहा है? एक शिक्षिका ने अपने छात्रों को गणित की पत्रिका जर्नल बनाने के लिए कहा। उसने उन्हें उनके द्वारा दैनिक जीवन में प्रयुक्त की गई गणित की स्थितियों को लिखने के लिए कहा। इसका उद्देश्य क्या है? आने वाले निरीक्षण के लिए कक्षा कक्ष को तैयार करना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई कक्षा चेक करने आए कोई तभी काम किया जाए। परिकलनीय कौशल को बेहतर बनाने के लिए छात्रों की सहायता करना। हिंदी भी ऐसी वैसी होती है। हेल्प स्टूडेंट इम्प्रूव कॉम्पिटिशनल स्किल। सिर्फ स्किल तो वो सीखेंगे, जब पढ़ेंगे तो स्किल्स तो सीखेंगे ही। छात्रों की सहायता करना कि वे कक्षा के गणित के बाहरी दुनिया को प्रयुक्त होने वाली गणित का संबंध स्थापित करें। ये सबसे बेहतर ऑप्शन है। छात्रों को अपनी दैनिक जीवन की समझ को जांचना। ये भी बात ठीक है, लेकिन ये जो है आंसर थर्ड जो ऑप्शन है वो ज़्यादा करेक्ट है। सीटेट ने भी इसी को अपना आंसर माना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैथमेटिक्स इज जस्ट नॉट अरिथमेटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट इन द गिवन कंटेक्स्ट? गणित केवल अंक गणित नहीं है। गणित में सिर्फ खाली नंबरों का खेल नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा कथन दिए गए संदर्भ को सबसे उपयुक्त होता है? प्राथमिक स्तर पर केवल ज्यामितीय आकृतियों के पैटर्न को पढ़ाना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि खाली सिर्फ
टू डायमेंशनल ज्योमेट्री हम पढ़ा रहे हैं। बीज गणित में अंक गणित अंतर्निहित नहीं है, नहीं ऐसे नहीं है। गणित की पाठ्य पुस्तक में ज्यामिति को एक अलग खंड के रूप में प्रस्तावित किया जाना चाहिए। हाँ, ये तो अलग अलग सेक्शंस होते हैं बुक में, लेकिन और ऑप्शन दे। गणितीय पाठ्यचर्या में गणित के क्षेत्र जैसे आकार, दिक्, स्थान संबंधी समझ, मापन, आंकड़ों का प्रबंधन को आवश्यक रूप स्थान दिया जाए। हाँ, बुक में जो है एक बैलेंस जो बुक होती है उसमें सभी कॉन्सेप्ट को होना चाहिए। तो जो फोर्थ ऑप्शन है, एरिया ऑफ मैथमेटिक्स लाइक शेप्स, स्पाशियल अंडरस्टैंडिंग, मेजरमेंट, डाटा हैंडलिंग मस्ट बी गिवन ड्यू टू प्लेस इन मैथमेटिक्स करिकुलम। हर एक चैप्टर वाइज में अपना अलग अलग स्थान उनको देना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट कैन नॉट बी टॉट यूजिंग डाइन्स ब्लॉक। डाइन्स ब्लॉक जो है एक तरह का TLM है, जैसे वो अबेकस होता है ना, वैसा ही। निम्नलिखित में से डाइन्स ब्लॉक का प्रयोग करके अवधारणाओं को नहीं पढ़ाया जा सकता। तो जैसे अबेकस का हम यूज करके नंबर्स पढ़ा सकते हैं, प्लेस वैल्यू भी हाँ करा सकते हैं, एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी नहीं कर सकते। प्रोबेबिलिटी तो अपर क्लास का सिलेबस है, और प्रोबेबिलिटी उसे डाइन्स ब्लॉक से हम सिखा भी नहीं सकते। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 52 व्हेन x2 राइट 6065 इन द न्यूमरल फॉर्म, स्टूडेंट रोट एस 665। द एरर अकर्ड बिकॉज। एरर उसने गलती करी, क्यों गलती की? देखिए, एक छात्र को जब 6065 को संख्या के रूप में लिखने के लिए कहा गया, उसने उसे 665 लिखा। इस प्रकार की त्रुटि क्यों हुई? द चाइल्ड डज नॉट हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूमरल। उसे, छात्र को जो है नंबरों की समझ ही नहीं है। ऐसा होता तो वो 665 भी क्यों लिखता? द स्टूडेंट डज नॉट हैव एन आइडिया ऑफ कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर। छात्र को गणन सूचक और क्रम सूचक संख्याओं का बोध नहीं है। ऐसा भी नहीं है, इतना भी मूर्ख बच्चा नहीं है। इट इज़ एन ऑपरेशनल एरर। वो जो है एक संक्रियात्मक त्रुटि है। तो अभी कोई मैथ में कोई वो एडिशन सब्ट्रैक्शन तो कर नहीं रहा है। द स्टूडेंट हैज़ नॉट अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू। हाँ, प्लेस वैल्यू की शायद उसमें को थोड़ी सी समझ नहीं है, लेकिन पर उतनी नहीं है, उतने अच्छे से शायद उसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ये ऑप्शन जो है ज़्यादा सही है। छात्र को स्थानीय मान की अवधारणा समझ नहीं है। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, क्वेश्चन पे। While solving a problem on addition 234 plus 42, a student said aloud, if it were 40 then it would be 244, 254, 264, 274, but it's 42. So it will be 274 plus 2, 276. Therefore 234 plus 42 is 276. Which of the following statement is correct for the strategy used by student? हिंदी में समझते हैं। योग की एक समस्या, मतलब टीचर ने ऐसा दिया 230 प्लस 4 42 को हल करने में विद्यार्थी ने जोर से कहा यदि वह 40 होता तो उत्तर 244, 254, 264, 274 होगा, परंतु 42 है तो इसलिए 274 प्लस 2 276 होगा, इसलिए 234 प्लस 42 हुआ 276। विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त युक्ति में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए, क्वेश्चन अब की बार लास्ट बार बहुत लॉन्ग थे, समझते हुए जो है
पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए 234 + 42 गया तो उसने बात को सीधे सीधे नहीं कही, घुमा फिरा के कही। उसको यूनिट डिजिट का ज़्यादा, अगर यहाँ पे 40 होता तो ऑप्शन हो जाता 244, अगर यहाँ पे 50 होता तो ऐसे बढ़ता जाता, लेकिन उसे पता है कि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो हमारा आंसर जो है लास्ट में 6 होगा। 4 + 2 6 होगा। तो उसने सही किया है, लेकिन बात थोड़ी सी घुमा के की है। तो क्या करना चाहिए टीचर को? गणित की कक्षा में मौखिक परिकलित युक्तियों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। किसी भी बच्चे को आपको हतोत्साहित नहीं करना है, ठीक है। इस तरह की प्रणालियों द्वारा हल की गई समस्या को ठीक करते हुए एक शिक्षक कार्य बढ़ जाता है। नहीं, हर बच्चे की एक अपनी एबिलिटी होती है, उसको हतोत्साहित नहीं करना है कि नहीं तुम सिर्फ मेरे बताए ऑप्शन से करो। तीसरा ऑप्शन है, इस तरह की कलन विधि विद्यार्थी का अवधारणा ज्ञान का सूचक नहीं है। Such algorithms are not indicative of student conceptual knowledge. नहीं, ऐसा नहीं है। गणित के अनौपचारिक रणनीतियों का उपयोग एक शिक्षक के बच्चों का धारणा के हमें जानने में सहायता करता है। जो जैसे वो टीचर ने बताया वैसा उसने नहीं किया, उसने कुछ अलग किया, तो शिक्षक को बच्चे की अवधारणात्मक समझ को, प्रक्रिया को जानने में सहायता करता है। हाँ, ये बात सही है कि एक टीचर अपने बच्चे की कुछ अलग एबिलिटी को समझ पाएगा। तो आंसर हमारा 4th सही है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Few students are confused with the word quotient and remainder. Which among the following is an appropriate strategy to address the confusion of the student? कुछ बच्चे जो हैं, कुछ छात्रों को भागफल और शेषफल के शब्दों के साथ उलझन भ्रांति। छात्रों को इस प्रकार की उलझन को दूर करने के लिए निम्न में से कौन सी नीति उपयुक्त है? डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ मैनी डिवीजन प्रॉब्लम ऑन ब्लैक बोर्ड बाय द टीचर। अब बच्चे ने गलती कर दी तो उसको ये नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन दे दे ब्लैक बोर्ड पे आके करो। प्रोवाइड वर्कशीट टू स्टूडेंट एंड आस्क देम टू प्रैक्टिस, ये भी नहीं है। यूज़ कंक्रीट मटेरियल, आस्क स्टूडेंट टू ग्रुप देम इन अ डिफरेंट वे एंड ऑब्जर्व द नंबर ऑफ द आइटम टू आउटसाइड द ग्रुप। हाँ, ये है कि एक्टिविटी के माध्यम से कर दे, जैसे बहुत सारे कुछ बीट्स दे दी, बॉल्स दे दी, रंग बिरंगे चौक दे दिए, उनको ग्रुप करने के लिए कह दिए, पेयर बनाने के लिए कह दिए, ग्रुपिंग करने के लिए कर दिए। तो जितने ग्रुप बन जाएंगे वो तो क्वेश्चन भागफल हो जाएगा, और जो बच जाएगा जिनका ग्रुप नहीं बनेगा वो क्या हो जाएगा, वो रिमाइंडर हो जाएगा। ये ऑप्शन सही है। राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ क्वेश्चन एंड रिमाइंडर एटलीस्ट 20 टाइम। बार बार 20 बार लिखने के लिए करना, ये बहुत पहले होता था, अब नहीं, इसके अब कोई जगह नहीं है चाइल्ड साइकोलॉजी में। जो है हमारा ऑप्शन जो है 3rd ऑप्शन सही होगा। चलते हैं 55 क्वेश्चन पे। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट। देखिए ये तीसरा क्वेश्चन है जो इस तरह से नॉट करके पूछा है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द समेटिव असेसमेंट इन मैथमेटिक्स। It is term and examination. It is used for grading and promotion and placement. It focus on diagnosing the strength and weakness of the children. It is a product oriented rather than process oriented. निम्न में से क्या योगात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? जो समेटिव असेसमेंट होता है वो लास्ट में होता है, एंड सेशन के एंड में, जो एनुअल एग्जाम्स होते हैं ना, यह सत्र के अंत में होने वाली प्रक्रिया है। हाँ, ये बात तो सही है। इसका उपयोग
श्रेणीकरण कक्षा उन्नति और स्थापना में होता है। हाँ, जब लास्ट में होता है उसी हिसाब से तो हमें नेक्स्ट क्लास में भेजा जाता है। ये छात्रों के सामर्थ्य और कमजोरियों को निदान करने पर केंद्रित करता है। इसे ये तो कमजोरी तो नहीं पता है, ये तो हमें फॉर्मेटिव असेसमेंट जो बीच यूनिट टेस्ट इन सब से जो है हमें ये सारी बातें पता चलती हैं। तो ये रॉन्ग है, ये उत्पादन अनुकूलन है ना कि प्रक्रिया अध्ययन है। ये लास्ट में नहीं आ जाता है, इसलिए क्या है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड है रेदर देन प्रोसेस ओरिएंटेड। ये बात भी सही है। तो देखिए ये 3 सही है, बाकी ये सही है, इसलिए जो हमारा आंसर है यही सही होगा, क्योंकि हमसे नॉट करके पूछा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, तो ये इट फोकस ऑन डायग्नोसिंग द स्ट्रेंथ, ये जो है समेटिव असेसमेंट का फीचर नहीं है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे 56। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट डिजायरेबल फीचर ऑफ मैथमेटिक टीचिंग, निम्नलिखित में से कौन सा गणित पढ़ाने का सर्वाधिक वांछनीय गुण है। प्रेजेंट एन एल्गोरिथम टू द क्लास एंड डायरेक्ट स्टूडेंट टू मेमोराइज इट। रोट लर्निंग पे तो जोर देना ही नहीं है हमें, कि कोई एग्जाम्पल लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया, उसको कह दिया रोट याद करके आ जाना। क्रिएट एंड पोस्ट चैलेंजिंग मीनिंगफुल प्रॉब्लम, हाँ क्रिएट एक नई सिचुएशन क्रिएट करे जिससे मीनिंगफुल हो, जिससे बच्चे समझे और खुद कुछ डेवलप करे, ये बात सही है। इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम एज पर द मॉडल पेपर, ये नहीं कि कोई गाइड बता दी, कोई वो बुक बता दी कि उसमें से साल भर सॉल्व करो उसी से आ जाएगा, ये बात गलत है। आस्क स्टूडेंट टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑन द ब्लैक बोर्ड, ये भी बात सही नहीं है, ये बात ज़्यादा सही है। क्रिएट एंड पोस्ट चैलेंजिंग मीनिंगफुल प्रॉब्लम फॉर द स्टूडेंट, अर्थपूर्ण और चुनौतीपूर्ण प्रश्नों का निर्माण करना, उनके छात्रों के सामने रखना। इस तरह की बुक में आजकल इस तरह के क्वेश्चन आजकल होते हैं ना, हॉट्स करके, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, जो नई नई सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में होंगे तो क्या करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को उनके सामने रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मैचिंग सेट, करेक्ट पूछना है। अच्छा देखिए, तो कंपैरिजन तो ये है, क्योंकि 4 छोटा है 5 से, तो ये हम यहाँ तुलना कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन, ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एस्टिमेशन लगाना, हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अगर ये 50 और 50 दोनों होते तो 2500 आ रहा है, तो इधर 48 है, इधर 52 है, तो हम एक अंदाज़ा लगा रहे हैं। मिसकंसेप्शन क्या है, 2 + 3 मतलब न्यूमरेटर 5 हो जाएगा और 9 + 3 + 4 7 हो जाएगा, तो ये गलत है। तो देखिए कौन सा, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकंड। हाँ, यही वाला जो है हमारा ऑप्शन सही है। हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है, ए का थर्ड, फिर से देख लेते हैं, भ्रांति, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, प्रदर्शन नंबर इसमें सही से बनाया ही नहीं है इन्होंने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 58। वाइल इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मिस नीतू, अ क्लास सेकेंड टीचर, स्टार्टेड विथ वर्ड प्रॉब्लम सच एज देयर आर 4 मेंबर इन अ फैमिली, इफ ईच मेंबर रिक्वायर 3 रोटी फॉर लंच, हाउ मैनी रोटीज आर रिक्वायर्ड।
What if the objective of using this type of word problem to introduce the concept? क्वेश्चन और ऑप्शन देख लीजिए, आपको 1 से 1.5 मिनट लग जाएगा पढ़ने में। हिंदी में गुणन की अवधारणा को परिचय देते हुए सुश्री नीतू कक्षा सेकंड की अध्यापिका ने शाब्दिक समस्या को प्रारंभ किया, जैसे कि एक परिवार में 4 सदस्य हैं। यदि प्रत्येक सदस्य को दोपहर के खाने में 3 रोटी की आवश्यकता है तो कुल कितनी रोटियों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार की शाब्दिक समस्याओं का क्या उद्देश्य है? तो क्या उद्देश्य हो सकता है? टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द चिल्ड्रन। मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है, कोई वो तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा बोलने का वो दिया जाएगा। बात फिर भी सही है लेकिन उतनी सही नहीं लग रही है। टू डेवलप द एबिलिटी टू कनेक्ट रियल लाइफ सिचुएशन विथ मैथमेटिक प्रॉब्लम, ये बात ज़्यादा सही है। टू डेवलप द एबिलिटी, जो डेली की प्रॉब्लम को मतलब मैथमेटिक प्रॉब्लम को उसको रियल लाइफ के सीखना, ये ज़रूरी है कि जो हम सीखें उसको अपनी डेली लाइफ में यूज करें, वरना फिर वो तो नॉलेज बेकार है। टू इंटीग्रेट मैथमेटिक एंड लैंग्वेज क्लास, मैथमेटिक और लैंग्वेज क्लास को एक साथ करना, ये उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। टू फोकस ओनली ऑन डेवलपिंग मैथमेटिक लैंग्वेज अमंग चिल्ड्रन, ये भी बात सही नहीं है। जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो ज़्यादा सही है। वास्तविक जीवन की परिस्थितियों को गणितीय समस्याओं से संयोजन करने के सामर्थ्य को विकसित करना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे 59। विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज। हाँ, ये बात सही है। मैथमेटिक्स की एक अपनी भाषा होती है, पूरा नंबरों का खेल है। हिंदू, अरेबिक नंबर, रोमन नंबर, अलग अलग नंबर टाइप के। देयर इज ऑलवेज वन सॉल्यूशन एट एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम, मैथमेटिक किसी भी प्रॉब्लम का सिर्फ केवल एक सॉल्यूशन होता है, बात गलत है। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आर एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट मतलब कंक्रीट नहीं है, वो परिकल्पना है, अमूर्त है। हाँ, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? अमूर्त। तो ए और सी ऑप्शन सही है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी में पढ़ लेते हैं। गणित की अपनी भाषा है, सही बात है, ये ऑप्शन गलत है। गणित समस्या का केवल एक ही हल नहीं होता है, बहुत सारे हल होते हैं, हम उसको कई तरीक़ों से कर सकते हैं। गणित अवधारणाएं अमूर्त होती हैं, सही बात है। कोई कंक्रीट चीज़ तो है नहीं जिसको हम टच कर सकें, हम उसको सिर्फ माइंड में कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा ए और सी सेकंड ऑप्शन सही है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। विजुअलाइजेशन एंड रिप्रेजेंटेशन आर इम्पॉर्टेंट प्रोसेस टू बी एंश्योर्ड इन मैथमेटिक्स टीचिंग एट प्राइमरी लेवल बिकॉज। दृश्यीकरण और प्रदर्शन, दृश्यीकरण में कोई शो करना, हम छोटे बच्चों को चीज़ें सिखा दी, जैसे ए पढ़ाते हैं तो ए से पहले एप्पल उसको दिखाते हैं। अगर हमें गोल्डन एप्पल उसको बताना है कि सुनहरा एप्पल, तो उसके हमें पहले एक रियल एप्पल दिखाना होगा। तो विजुअलाइजेशन, दिखाना और रिप्रेजेंट करना, उसके सामने प्रस्तुत करना बहुत ज़रूरी है, सुनिश्चित की जाने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। उच्च गणित में बीज गणित और ज्यामिति को पढ़ाने के लिए निहितार्थ है। प्राथमिक स्तर पर केवल यही कौशल सिखाए जाने चाहिए। गणित में अधिगम के मूल्यांकन का यही एकमात्र तरीका है? नहीं भाई, ये शिक्षक को काम को आसान बनाता है। शिक्षक के काम को आसान नहीं बनाना है, बच्चे के समझने के तरीक़ों को आसान बनाना है। गणित में अधिगम के मूल्यांकन का यही एकमात्र है? नहीं, बहुत सारे तरीके हैं। प्राथमिक स्तर पर केवल एक यही कौशल नहीं, हम उसे सुनना भी सिखाते हैं, लिखना भी सिखाते हैं, दृश्यीकरण रिप्रेजेंटेशन भी सिखाते हैं। उच्च गणित में बीजगणित ज्यामिति को पढ़ाने के लिए ये निहितार्थ है। हाँ, ये बात सही है। अगर वो बच्चे का बेस मजबूत होगा तो आगे जाके तभी जो है एक अच्छा
रिप्रेजेंट कर पाएगा। दे हैव इम्प्लीकेशन एंड टीचिंग ऑफ एल्जेब्रा, ये बात सही है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही आंसर होगा। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आप लोग को सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, और भी हम आगे ऐसे सेट करेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलती रहे। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।